दोस्तों 8वां पे कमीशन में जहाँ दोस्तों अभी तक 9 महीना बीत चुका है रिपोर्ट बनाते बनाते। और आपको बता दें जो रंजना प्रकाश देसाई हैं जो चेयरपर्सन है 8वां वेतन आयोग के, सरकार उन्हीं को लगातार दायित्व बढ़ाते जा रही है। उत्तराखंड के यूसीसी का दायित्व भी इनके ऊपर था, उन्होंने निर्वहन किया, वहाँ पर बन गया। अब महाराष्ट्र के यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, समान नागरिक संहिता बोला जाता है, उसका भी पदभार दे दिया चेयरपर्सन का। उसके बाद पश्चिम बंगाल का पदभार दे दिया और अब सुन रहे हैं राजस्थान का भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का पदभार रंजना प्रकाश देसाई के ऊपर ही डाल दिया भारत सरकार। यानी कह सकते हैं भारत सरकार के लिए जो काम करता है, जो उनका बात सुनता है, उनके ऊपर लगातार लोड बढ़ाते जा रही है। तो आप खुद सोचिए, रंजना प्रकाश देसाई को दायित्व मिला था 8वां वेतन आयोग के चेयरपर्सन के रूप में कि जल्द से जल्द इनका रिपोर्ट बनाइए और जमा करिए। आप सोचिए 9 महीना बीत चुका है, सभी स्टेक होल्डर के साथ, सभी यूनियन के साथ बैठक भी लगभग हो चुका है। बहुत सारे राज्यों में बैठक हुआ, बहुत सारे शहर में बैठक हुआ। आपको दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, लेह लद्दाख की बात बोल रहे हैं, लखनऊ हो गया, भुवनेश्वर में बैठक हो गया, कोलकाता में लास्ट बैठक था जो 9-10 जुलाई को, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन भारत सरकार लगातार रंजना प्रकाश देसाई के ऊपर लोड बढ़ाते जा रही है। तो आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर इतना लोड दे देंगे कि उनका कुछ काम ही छूट जाएगा। आप सोचिए 8वां वेतन आयोग के लिए उनको चेयरपर्सन बनाया गया और उसके साथ पुलक जैन, पंकज घोष और सारे टीम मेंबर्स। इसके अलावा एक ही व्यक्ति पर सारा लोड अगर दे दिया जाए तो बताइए जो 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट है क्या सही से बनेगा? नहीं बनेगा। यही हम आपको कहना चाह रहे थे। अब दूसरी बात ये कि लगभग 9 महीना रिपोर्ट बनाते हुए बीत चुका है, 9 महीना और बाकी है, क्योंकि 3 नवंबर 2025 को 8वां वेतन आयोग का गठन हुआ और जब से ये टाइमलाइन शुरू हुआ, क्योंकि जनवरी 2025 में ही पेश किया गया था 8वां वेतन आयोग, और जब से लगातार 10 महीना सरकार कुछ नहीं किया। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को गठन किया और तब से ये काम चल रहा है। और ऐसा अनुमान है कि अप्रैल 2027 तक या मार्च 2027 तक ये रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और सरकार के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद लगभग बीच में 2027 के बीच में या कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर तक 8वां पे कमीशन का सारा लाभ सैलरी पर्सन को और पेंशनर पर्सन को मिलना शुरू हो जाएगा भत्ता के साथ। तो आप सोचिए 1 जनवरी 2026 से उनका एरियर कम से कम 18 से 20 महीने का बनता है, तो 18 से 20 महीना का एरियर सोचिए कितना लाख रुपए हो जाएगा। करीब करीब सभी के अकाउंट में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा। जिस लेवल के वो कर्मचारी हैं उस लेवल तक पहुँचेगा। तो सोचिए उस समय उनका टैक्स बोझ भी बढ़ेगा। तो अब उनको ये सोचना है कि अगर इतना पैसा आएगा तो उसे बैलेंस कैसे किया जाए, उसको कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि टैक्स भी लगेगा उस फाइनेंशियल ईयर में। जिस फाइनेंशियल ईयर में वो पैसा आएगा उस फाइनेंशियल ईयर का दबाव सोचे कितना बढ़ जाएगा। जिनका 10 लाख सालाना है, अगर उनको 15 लाख रुपये आ जाए एरियर के रूप में, तो 10 + 15 25 लाख रुपया हो जाएगा। तो सोचिए सरकार फिर टैक्स के रूप में वापस ले लेगी बहुत सारा पैसा। तो ये भी सोचने वाली बात है कि अगर एरियर के रूप में 18 महीना का एरियर एक साथ मिलेगा तो सोचिए टैक्स का पैसा किस तरह से बैलेंस किया जाएगा। जबकि आप खुद देख रहे हैं कि वो पैसा 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। तो सरकार क्यों नहीं 1 जनवरी 2026 का जो टैक्स स्लैब जिस ईयर गिरता उस समय उसका काटे। अगर एक साथ अगले फाइनेंशियल ईयर में सारा पैसा कटेगा तो सरकार जितना देगी नहीं उससे ज़्यादा वो छीन लेगी। तो ये भी सोचने वाला विषय है। फिटमेंट फैक्टर की बात जहाँ तक बता रहे हैं, सैलरी और पेंशन को सबसे ज़्यादा अगर कोई फैक्टर प्रभावित करता है तो वो है फिटमेंट फैक्टर। और फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा सैलरी और पेंशन उतना ज़्यादा मिलेगा, एरियर उतना ज़्यादा मिलेगा।
तो अभी देखिए 3-4 तरह के फिटमेंट फैक्टर चल रहा है, 2.10, 2.25, 2.28, 2.57, 2.86, 3.25, 3.833 और एक जो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ है उन्होंने 4 फिटमेंट फैक्टर का मांग किया है। तो मांगना है, लोग मांग रहे हैं, रिपोर्ट मेमोरेंडम में दे रहे हैं कि हमें इतना चाहिए, हम इतना में सेटिस्फाइड हैं। अगर 4 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो सीधे सैलरी 72,000 हो जाएगी। और एरियर सोचिए 6-6 लाख रुपए एरियर बनेगा ग्रुप डी का स्टाफ को, और बाकी लेवल अलग का तो सोच लीजिए कितना बनेगा। तो आप ये देखिए, देश का आर्थिक स्थिति भी सरकार देखेगी, अपना बैलेंस भी देखेगी, अपना पूंजी भी देखेगी कि कितना देने से सही रहेगा, हमारा वित्तीय व्यवस्था संतुलन में रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा सैलरी सरकारी कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। तो सरकार बहुत कुछ सोचेगी। रंजना प्रकाश देसाई कितना फिटमेंट फैक्टर बनाती हैं आने वाला वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन मांग जिस तरह से हुआ है कि 3.833 होना चाहिए, वो लगभग जायज़ मांग है, क्योंकि महंगाई बहुत ही बड़ा है। अगर 3.833 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तो 69,000 सैलरी हो जाएगा। वो सिर्फ बेसिक की बात बता रहे हैं, उसके ऊपर डीए लगेगा, एचआरए लगेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस लगेगा, अदर अलाउंसेस होगा, भत्ता लगेगा, सब कुछ मिलाकर फिर एरियर उतना दिन का जोड़ लीजिए। तो सबका अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर अलग अलग एरियर भी बनेगा, और एरियर जितना ज़्यादा बनेगा सरकार उतना ज़्यादा आपको टैक्स भी लेगी। अगर टैक्स रेजिम में गिरे तो किसी का ओल्ड टैक्स रेजिम है, किसी का नया वाला है, तो जो ओल्ड टैक्स रेजिम है बहुत सारा लाइबिलिटीज़ ले रखे हैं, होम लोन ले लिए, कार लोन ले लिए, जो मन किया वो ले लिए, तो उनको कुछ हद तक बचत होगा। लेकिन जो नया, जो कुछ भी नहीं लिए हों, सैलरी से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो उनको तो बहुत ही उनके लिए तो नया टैक्स रेजिम ही अच्छा है। तो इस तरह से कह सकते हैं, अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 देती है तो जो 18,000 का जो मिनिमम सैलरी है वो 51,480 रुपया हो जाता है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.28 देती है तो जो 18,000 वाला है वो बन जाता है 41,000 रुपया। अगर 2 देती है तो 36,000 रुपये बन जाएगा। तो इसी तरह से मल्टीप्लायर है ये फिटमेंट फैक्टर। अब कितना सरकार देगी? अभी रंजना प्रकाश देसाई बैठकों का दौर लगभग समाप्ति के ओर चल दिया है, यानी 31 जुलाई तक लास्ट डेट है, तो ये समाप्त ही हो जाएगा कुछ दिन में। तो आप सोच लीजिए कि रंजना प्रकाश देसाई कितना फिटमेंट फैक्टर देगी ताकि सरकार का वित्तीय बोझ भी ना पड़े और कर्मचारियों के पॉकेट में पैसा भी आए। देखिए, 2 बात है और दोनों विरोधाभास है। सरकार सरकारी कर्मचारियों को अगर ज़्यादा पैसा देगी तो सरकारी कर्मचारी बाज़ार में लगाएगा, और बाज़ार में पैसा जाएगा तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था चल पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर सरकार ज़्यादा पैसा देता है तो सरकार का वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ाएगा, तो फिर वहाँ भी संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी दोनों चीज़ अलग अलग है। अगर ज़्यादा पैसा कर्मचारियों को मिलता है तो कर्मचारियों के लिए तो बल्ले बल्ले, लेकिन सरकार का वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ होगा। अगर सरकार कम पैसा देती है तब पर भी सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे भी चरमरा गया है। तो सरकार को दोनों स्थिति में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, और संतुलन बना के सरकार चलती है। हमें तो वही लग रहा, लगभग 2 से, हम तो पहले वीडियो से ही आपको बता रहे हैं कि 2.5 के आसपास, 2.57 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहने का उम्मीद है। देखिए, 2 चीज़ होता है, एक उम्मीद, एक हकीकत। तो हकीकत तो हमको ये लग रहा है लगभग 2.5 के आसपास होना चाहिए। उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि जिस तरह से कर्मचारी यूनियन संगठन ने सरकार से 3.833 मांगा, तो वहाँ तक फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। महंगाई के हिसाब से, जिस गति से महंगाई बढ़ी है 3-4 महीने में 3 गुना हो गया है, जो हमको पहले वीडियो से आपको बता रहे हैं। तो आप खुद सोच लीजिएगा कि अगर एरियर का पैसा मिलेगा तो उसे किस तरह से यूज करना है, किस फाइनेंशियल ईयर में उसका यूज करना है, और कितना टैक्स लगेगा। क्योंकि अगर फिटमेंट फैक्टर सरकार ज़्यादा देगी तो आपका टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। 12 लाख तो आप क्रॉस कर जाएंगे सालाना, तो बहुत ही पैसा टैक्स में चले जाने वाला है। इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।